नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद पीएम ने कहा कि भारत जर्मनी करीबी सहयोगी है, इसलिए आज भारत में 2000 से ज़्यादा जर्मन कंपनियां हैं। ये जर्मन कंपनियां भारत के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाती हैं। तो भारत और जर्मन नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत और जर्मनी हर एक फील्ड में मिलकर काम कर रहे हैं। आज हुए एमओयू से और मजबूती बढ़ेगी। भारत और जर्मनी हर एक फील्ड में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने सुबह सबसे पहले अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया था। आश्रम के बाद मोदी मर्ज साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे थे। यहां पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में शामिल होकर साथ में पतंग उड़ाई थी। वहीं पीएम मोदी के 3 दिन के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन है। भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग प्रति वर्ष मजबूत हुआ है और आज इसका प्रभाव ग्राउंड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान है। इसमें सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का साझा मंच बनेगा। हम क्लाइमेट, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग प्रति वर्ष मजबूत हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारत में अब तक का सबसे बड़ा CSPOC सम्मेलन होगा। कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत करेगा। 42 देश इसमें हाजिरी देंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश की नो एंट्री इसमें होगी। तो सम्मेलन की शुरुआत 15 जनवरी से होगी और पीएम मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भारत की राजधानी दिल्ली इन दिनों एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट की तैयारियों में जुटी हुई है। हम बात कर रहे हैं 28वें राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर सम्मेलन की, जो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में एक बड़ा मंच है। ये सम्मेलन न सिर्फ स्पीकरों को एक दूसरे से जोड़ता है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास और संवाद को बढ़ावा भी देता है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले में बताया कि संस्थाओं के बीच जो संवाद होता है उससे इनोवेशन होता है और आगे सुधार आता है। ये सम्मेलन भारत में 1971, 1986 और 2010 के बाद अब 16 साल बाद हो रहा है और इस बार भारत को अध्यक्षता का मौका भी मिला है। तो सम्मेलन की शुरुआत 15 जनवरी को होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अगले दिन यानी कि 16 जनवरी को कार्यकारी परिषद की बैठक होगी, जिसमें 15 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर 42 देशों से लोग आ रहे हैं, जिनमें 21 स्पीकर और 15 अर्धशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। खास बात यह कि कनाडा और यूके जैसे बड़े देश तो आ ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को आमंत्रित नहीं किया गया है। उधर इसरो के PSLV C62 मिशन को बड़ा झटका लगा है। PSLV C62 लॉन्च के तीसरे चरण में एक अड़चन देखी गई, जिससे उड़ान पथ में रुकावट आ गई। इसरो का कहना है कि तीसरी स्टेज में सैटेलाइट रास्ते से भटक गया, जिसके चलते उपग्रहों को अपेक्षित कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। इसके बाद इसरो ने विस्तृत विश्लेषण शुरू कर दिया है। गौर करने वाली बात है कि मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, लेकिन सैटेलाइट की तैनाती नहीं हो पाई। आपको बता दें कि इसरो के महत्वाकांक्षी PSLV C62 रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। मिशन ने सतीश धवन स्पेस सेंटर के फर्स्ट लॉन्च पैड से उड़ान भरी थी। स्पेस एजेंसी इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी। तो PSLV C62 मिशन में PS3 स्टेज के अंत में एक गड़बड़ी हुई। इसकी विस्तृत जांच शुरू कर दी गई। तो अन्वेषा सैटेलाइट का लॉन्च नाकामयाब रहने के बाद इसरो प्रमुख ने बयान जारी किया है। इसरो प्रमुख ने कहा कि तीसरे स्टेज में दिक्कत आई और दिशा बदल गई। डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। चुनावी सभा के दौरान राज ठाकरे का विवादित बयान सामने आया। तो यूपी बिहार वाले हिंदी ना थोपें वरना लात पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र में हिंदी को ना थोपें। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने आगामी BMC चुनाव को लेकर दादर स्थित शिवतीर्थ मैदान में आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मराठी एकता का आह्वान किया और कहा कि राज्य की भाषा, जमीन और पहचान पर खतरा है।
राज ठाकरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपको लात मारूंगा। एमएनएस प्रमुख ने कहा कि कुछ ताकतें अभी भी इस बात से नाराज हैं कि मुंबई गुजरात के बजाय महाराष्ट्र को मिल गया। ये अब अडानी ग्रुप के जरिए मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के लगभग हर बड़े क्षेत्र में अडानी समूह की भागीदारी बढ़ती जा रही है। उधर बिहार चुनाव में बेहतर परिणाम नहीं मिलने के बाद भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार रितेश पांडे ने जन स्वराज पार्टी से पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए साझा करते हुए इसके पीछे की बड़ी वजह भी बताई। रितेश पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा कि एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जन स्वराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। परिणाम अनुकूल नहीं रहे, पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। खैर, अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है, और जिससे आप लोगों ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार, दुलार और सम्मान देकर यहाँ तक पहुँचाया, और इसमें किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज मैं जन स्वराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है, उम्मीद है आप लोग समझेंगे। उधर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कृषि रथ और ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली प्रदेश भर में कृषक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार का माध्यम बनेगी। रैली के माध्यम से किसानों को नवीन योजनाओं, तकनीकों और सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। इससे किसान आत्मनिर्भर बनकर उज्जवल और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार अन्नदाता के सम्मान, उनकी आय में वृद्धि और समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री 1000 साल पुराना भारत की अस्मिता पर, भगवान सोमनाथ के धाम पर गजनी के महमूद ने जो आक्रमण करके हमारी आस्था पे चुनौती देने का प्रयास किया था, लेकिन इकबाल ने जो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 1000 साल भी हमारे अपने अंदर के परमात्मा पे भरोसे के बाद हमारा सोमनाथ का मंदिर, भगवान का धाम, ऐसा लग रहा देवताओं से बात कर रहा। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने उस भविष्य के परमात्मा की दया से 1000 साल बाद भी हमारे पवित्र धाम के ऊपर जो दुश्मनों ने जो चाहा, उसके उलट हमारी आस्था ने, सनातन संस्कृति ने, हमारे अंदर के उस भाव ने परमात्मा की दया से जोरदार अभिनंदन माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का करें। दोनों हाथ ऊपर जोरदार ताली बजाए ऊपर हाथ करके। और ये आनंद यशस्वी प्रधानमंत्री ने और दोगुना कर दिया। 1000 साल पहले का सोमनाथ मंदिर वो आज माननीय सरदार पटेल जी के कारण से आजादी, सच्चे अर्थों में आजादी इसी बात की होती है। उत्तर प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करता है। मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले आपने मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए पूरे प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए 2025 तय किया। आज मध्य प्रदेश में साल में 365 दिन किसान के ऊर्जा के लिए, किसान के खेत के लिए, किसान के कल्याण के लिए, किसान के खाद के लिए, किसान के बीज के लिए, किसान के फलों की सब्जी के लिए, कुल मिलाकर मेरे किसान के भंडार भरने के लिए जो आपने 365 दिन दिए हैं, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश के लाडले कृषि मंत्री इंदर सिंह कसाना जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो है किसानों के अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय चावड़ा जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर, अरे जोरदार बजाया करो यार ताली यारी, स्वागत करिए। उधर भोपाल की राजधानी में रविवार की सुबह फिटनेस और उत्साह से भरपूर रही। प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने, आपको बता दें कि साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर में भारतीय खेल प्राधिकरण CRC भोपाल की तरफ से आयोजित किया गया। मंत्री सारंग ने न केवल कार्यक्रम का उद्घाटन किया बल्कि खुद भी साइकिल चलाकर लोगों को प्रेरित किया। तो कार्यक्रम में भोपाल के हजारों युवा और नागरिक शामिल हुए। साइकिल पर सवार होकर उन्होंने स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। फिटनेस का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि इंडिया को हिट करना है तो हम सबको फिट रहना पड़ेगा। फिटनेस के अलग अलग आयाम हैं और साइकिल एक ऐसा व्यायाम है जिसके माध्यम से हम रोमांचित होकर फिटनेस की तरफ जा सकते हैं। साई ने संडेज ऑन साइकिल एक अच्छा अभियान चलाया और आज उसी अभियान के तहत भोपाल के हजारों युवा और नागरिक साइकिल पर निकले हैं इस संदेश को लेकर कि हम सब फिट होंगे। हम सब ये सुनिश्चित करेंगे कि साइकिल हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। साइकिल चलाने से जहां एक और हम फिट होते हैं तो दूसरी तरफ हम प्रदूषण को भी रोकते हैं। मुझे लगता है यदि समाज में साइकिल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो इसका बहुत सकारात्मक हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्यादा नहीं, संडे को तो हम साइकिल यूज करें। इस संदेश के साथ, फिटनेस के संदेश के साथ साई का ये बहुत सफलतापूर्वक जो अभियान हुआ है उसकी मैं बहुत बधाई देता हूँ। फिटनेस का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि इंडिया उधर भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में युवा दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान सीएम ने युवाओं से नशे और गलत आदतों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज का युवा तेजी से नशे और बुरी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ रहा है, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दिन में कम से कम आधा घंटा योग जरूर करना चाहिए। अगर पूरा योग संभव ना हो तो सूर्य नमस्कार करना भी पर्याप्त है। सीएम ने यह भी कहा कि युवाओं में पढ़ने की आदत लगभग खत्म होती जा रही है, जिसे फिर से विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो खेलकूद, योग और पढ़ाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सिर्फ पाठ्यक्रम की किताबें ही नहीं बल्कि रुचि के विषयों को भी पढ़ना चाहिए। विवेकानंद जयंती की 163वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूँ और स्वामी विवेकानंद के जीवन के विविध पक्षों को पूरे दुनिया उनको चिर युवा के नाम से भी जानी जाती है। और विवेकानंद जी के जीवन के विविध पक्षों से उन्होंने न केवल विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की व्याख्या के आधार पर दुनिया के अंदर सनातन धर्म की संस्कृति का परचम लहराया था, बल्कि भारत के मूल गुण जिनके भरोसे से प्रकृति के साथ मानव जीवन की एकजुटता क्या होती है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना क्या होती है, विविध प्रकार के दर्शन के आधार पर भारतीय विशेषताओं को दुनिया के अंदर उन्होंने प्रकट किया था। और ऐसे ही योग और योग के साथ सूर्य नमस्कार का जो विशिष्ट महत्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में आज स्वामी विवेकानंद जयंती अलग प्रकार से। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक ने साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करते हुए विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2026 प्रदेश के किसानों के लिए नई उम्मीदों और अवसरों का वर्ष होगा। उन्होंने किसानों को अन्नदाता और समाज के आधार बताते हुए कहा कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उनकी समृद्धि सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, सिंचाई, भंडारण और बेहतर बाजार पहुंच के माध्यम से खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि सिर्फ आजीविका का साधन नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने ई विकास, वितरण और कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी खुशहाली के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर आधारित एक लघु फिल्म भी
प्रदर्शित की गई। अभिनंदन करें अपने ट्रैक्टर रैली के लिए भी। इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली पहली बार निकली और मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में जब हम अपने विकास की बात कर रहे हैं तो किसान कल्याण इस मार्ग पे 10 दिशात्मक अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ हम दिलाने वाले हैं। उसमें भी खास करके पहला मॉडल किसानों की कृषि बदलाव की बड़ी परियोजना पे युद्ध स्तर पे काम करेंगे। हमारा फोकस मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, चना, उसी के साथ साथ चना और सरसों पे भी रिसर्च कराने का और खाद की लाइन में लगने के बजाय आज यहाँ ऐप का लोकार्पण किया है जिसके माध्यम से अब हमारे अपने मोबाइल में ही वो आ जाएगा कि आपको खाद कब मिलने वाला है। तो खाद को लेकर के मारामारी लाइन में लगना वो सारी समस्या खत्म होगी। जोरदार अभिनंदन करें। वहीं छिंदवाड़ा जिले के तामिया वन परिक्षेत्र में पिछले दिनों तेंदुए ने 5 बकरियों का शिकार किया। वहीं कुआ बादला दौरिया खेड़ा क्षेत्र में एक बाघिन अपने 3 शावकों के साथ देखी गई है। बाघिन की इस गतिविधि की पुष्टि के बाद वन विभाग ने आसपास के गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बाघिन की मौजूदगी की खबर से इलाके में दहशत का माहौल है। किसानों ने बाघिन के डर से अपने खेतों में जाना छोड़ दिया है। प्रशासन ने ग्रामीणों को समूह में सतर्क रहने और अकेले जंगल की ओर न जाने की सख्त हिदायत दी है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर निगरानी कर रही है। साथ ही ग्रामीणों को सुरक्षा और सतर्कता के लिए गाँव में चेतावनी भी दी जा रही है। उधर धमतरी जिले में कांग्रेस ने गांधी मैदान के पास मनरेगा योजना के बचाव के लिए उपवास सत्याग्रह आयोजित किया। इस आंदोलन में जिले भर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना को खत्म कर उसकी जगह जी राम जी योजना लागू कर दी है। कांग्रेस के अनुसार मनरेगा के तहत गरीब मजदूरों को साल में 100 दिन का रोजगार मिलता था, लेकिन नई योजना के नाम परिवर्तन से मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला हुआ है। पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि योजना का नाम बदलकर सरकार ने गरीब मजदूरों की मजदूरी और रोजगार की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर मनरेगा को पुराने स्वरूप में बहाल नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल गांधी मैदान में उपवास सत्याग्रह जारी है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संग्राम के तहत जो है ये सत्याग्रह किया जा रहा है। जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना था जिसको केंद्र सरकार बदल के रामजी योजना के तहत रखा गया है, उसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी जो है आज सत्याग्रह 1 दिन का किया गया है। 3 बजे तक हम लोग बैठेंगे। इसके बाद 25 फरवरी तक लगातार अलग अलग आयोजन होंगे, धरना प्रदर्शन होगा, नुक्कड़ सभा होगा, ये जोन सेक्टर स्तर तक के हम लोग जाएंगे। आज मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज 11 तारीख को पूरे देश भर में उपवास सत्याग्रह का आंदोलन AICC के द्वारा निर्देश पर जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी के द्वारा हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आज उपवास सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे हैं मनरेगा बचाओ संग्राम। ये आंदोलन तो ये उपवास सत्याग्रह का आज है। इसके अलावा पूरा 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम। वहीं शक्ति जिले के पिरदा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क पर 35 से 40 टन वजन वाली भारी वाहन दौड़ रहे हैं। ये सड़क केवल 10 से 12 टन तक क्षमता वाले वाहनों के लिए बनाई गई थी। नियमों की अनदेखी कर इस पर भारी वाहन चलाने से सड़क और आम लोगों की सुरक्षा दोनों खतरे में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहन चलते समय उनके लिए सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है और ये सड़क गाँव में मौत बनकर दौड़ रही है। जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। लंबे समय से पिरदा से जोगी डीपा तक सड़क बनाने की मांग उठ रही थी, लेकिन अभी तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है। स्थानीय लोग अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं कि आखिर भारी वाहन चलाने वाले माफियाओं को किसका संरक्षण मिल रहा है। PMGSY योजना से बनी अमलीडीह पिरदा मार्ग पर लगातार भारी वाहन दौड़ने से सड़क की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रहे हैं। उधर भोपाल के निशातपुरा क्षेत्र के आरोपी राजू ईरानी को सूरत से गिरफ्तार किया गया। सूरत क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की थी। फरार आरोपी को भोपाल लाया गया और अदालत में पेश किया गया। अदालत ने राजू ईरानी को 17 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा। राजू ईरानी पर निशातपुरा में 4 मामले दर्ज हैं। इन मामलों में वो 2017 से लगातार फरार था। इन चारों मामलों को लेकर उसकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस रिमांड मिलने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। शहर के निशातपुरा थाने में राजू ईरानी को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। पुलिस की विशेष टीम उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान वो अलग अलग कहानी
बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आरोपी ने खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताया। उसने पुलिस को बताया कि वो कई सालों से अपराधों से तौबा कर चुका है। समाज में गलत कामों के कारण उसकी बदनामी हुई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसने खुद को डेरे का सरदार होने की बात से भी इनकार किया। उधर मंडला जिले के ग्राम पिपरी रैयत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला रीना सैला नृत्य समारोह हर्षोल्लास और पारंपरिक उल्लास के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। गांव में पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। इस सांस्कृतिक आयोजन में समाज सेवी डॉक्टर विजय आनंद मरावी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान गांव के सियाना तिरुमाल राम प्रसाद धुर्वे ने डॉक्टर मरावी को पीला गमछा भेंट कर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उनके सहयोगी की भी पूर्ण सहभागिता और सक्रिय भूमिका रही। समारोह में अंजनिया के प्रतिष्ठित नागरिक और बीजेपी कार्यकर्ता सहित ग्राम के वरिष्ठ नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य रीना सैला की मनमोहक प्रस्तुतियों ने आदिवासी संस्कृति, परंपरा, सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना का सजीव प्रदर्शन किया। उधर मंडला जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां शिक्षा का मंदिर अब गंदगी और बदबू का केंद्र बन चुका है। क्या अब स्कूल पढ़ाई की जगह बीमारियों का अड्डा बनता जा रहा है? ये तस्वीरें हैं मंडला जिले के बिछिया विकासखंड ग्राम अहमदपुर के पटेल टोला स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की। स्कूल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मोहल्ले का गंदा पानी सीधे स्कूल के अंदर बहकर बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। हालात इतने बदतर है कि स्कूल परिसर के अंदर कचरा घर बना हुआ है, जहां पूरे मोहल्ले का कचरा रोज फेंका जाता है। गंदे पानी और सड़ते कचरे की बदबू के बीच बच्चों के लिए स्कूल में बैठना तक मुश्किल हो गया है। मासूम बच्चे इसी गंदगी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विद्यालय के शिक्षकों ने कई बार मोहल्ले के लोगों को समझाइश दी कि गंदा पानी स्कूल में ना बहाया जाए, लेकिन उनकी बातों को लगातार नज़रअंदाज किया गया। इस गंभीर समस्या की जानकारी ग्राम पंचायत अहमदपुर को भी दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ग्राम पंचायत सरपंच और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मानी जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब संज्ञान लेगा और कब इन मासूम बच्चों को एक साफ, सुरक्षित और स्वस्थ भाणिक वातावरण मिलेगा। नाली में जाएगा साहब, नाली खोदेंगे हम। पंचायत को हम कई बार बोले, सरपंच को नहीं खोदवा रहा साहब। दो ही तरफ नाली है, दो ही साइड नाली साहब। ग्राम पंचायत क्या कर रही है? ग्राम पंचायत कितने बार बोले, वो ध्यान ही नहीं दे रहा साहब। तो कचरा नहीं फेंक रहा है स्कूल के अंदर? आप हम नहीं फेंके साहब। ये कचरा तो यहाँ कुआं कहीं यहाँ तो सब स्कूल के साफ सफाई किया है तो फेंके साहब। हम बल्कि कई बार हम आग ही लगाए हैं यहाँ, कई बार सफाई करते हैं साहब, खरहारते हैं, झाड़ते हैं साहब। यहाँ स्कूल गेट कहाँ से यहाँ तक साहब। यहाँ पर नाली नहीं है तो फिर ये पानी आप कहाँ बहाएंगे? वो तो स्कूल में जाएगा। वो तो अभी जा रहा है, लेकिन हम खुद नाली बनाएंगे साहब। नाली है दो ही तरफ। सरपंच सचिव को आपने नहीं बताया? बताया है साहब। क्या बोलते हैं? सरपंच कई बार बताए हैं साहब। सरपंच क्या बोलते हैं? सरपंच बोलता है खुदवाएंगे कहता है नहीं खुदवा। नाली दो ही तरफ बना, पक्की की बना साहब, पूरा पुर गया साहब। जी, ये तो बहुत सोचनीय विषय है। सामने के लोगों को कई बार हमने हिदायत दी है, इनकी रिपोर्ट करने की भी धमकी दी है, फिर भी इन लोगों ने माना नहीं। और अभी भी वही हरकतें हैं जो देखने में आपको भी दिखाई दे रहा है कि ये पूरा पानी, गंदा पानी स्कूल के गेट से होते हुए अंदर जाता है। प्रतिदिन हम टोंकते हैं, फिर भी लोग मानते नहीं। इसके पहले हमने सरपंच महोदय से भी हमने जानकारी दी, मेंबरों को भी हमने बताया, उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।